हिसाब से हो रही, मैं रोज के रोज अटेंडेंस दे दूंगा। आप अपने साथियों से कह दीजिएगा कि सभी लोग प्रेजेंट रहें क्लासेस में, ठीक है। और जो नहीं रहेगा फिर मैं उनके पेरेंट्स को कॉल करके वजह पूछूंगा, ठीक है। तो आपकी यस सर। जिम्मेदारी है कि आपके साथी आए। आप जो बच्चे प्रेजेंट हैं, मैं सबसे ये मतलब कहना चाहता हूँ सबसे कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये सूचित कर दीजिए कि रेगुलर क्लासेस में रहेंगे वो, ठीक है। मैं कल से रेगुलर अटेंडेंस देखूंगा, ठीक। चलिए तो पढ़िए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जैसा सर ने कहा, सिचुएशंस का हमें पता नहीं है आगे क्या सिचुएशंस होगी, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है अपने पढ़ाई के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने लाइफ गोल के प्रति थोड़ा सा हमें सचेत रहना है, ठीक है। आज इंट्रो क्लास है, इस क्लास में हम प्रीवियस चैप्टर्स पे थोड़ा सा बात करेंगे, ताकि ऐसा होता है एक रिदम जुड़ना चाहिए। हमने पहले क्या पढ़ा है, आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको अपने चैप्टर्स, अपने बुक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी, नहीं हो रही है तो मुझे बताना। सर हो रही है। सर हो रही है। ओके, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले भी आपको बताते आया हूँ, मैं वापस से आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो एनसीईआरटी ऑफिशियल्स ऐप हैं जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो दोनों ऐप हैं, ये दोनों ऐप आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। एक ये एनसीईआरटी का ऐप है, इसमें जैसे आपके 10th क्लास जब आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, लेटेस्ट जो बुक्स हैं वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड होगी, साथ ही जो बुक्स पहले चलती है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उनसे हमें अभी मतलब नहीं है, हमें अपने जिस प्रेजेंट सिचुएशन में जो बुक्स हमारे अवेलेबल है उन्हीं को हमें पढ़ना है। या हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध हो पाएगी। जैसे अनुष्का है, अनुष्का हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम की बुक्स आपको यहाँ प्रोवाइड हो सकती हैं। इसमें जैसे हम कंटेम्प्रेरी इंडिया को ओपन करते हैं, इसमें ये चैप्टर्स दिए हुए हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। डाउनलोड, यहाँ आपको चैप्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर, यहाँ क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। वॉच वीडियो, इससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। अपने दोस्तों को साझा करना, ये वाला चैप्टर तो आप साझा भी कर सकते हैं। ओके, मैं केवल एक जनरली रिवीजन क्लास की तरह आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि किस तरह हम पिछले चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया है, आगे हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे एसएसटी में, सभी को पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। 6th क्लास में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है, 7th में हमने मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है, 8th क्लास में आते आते हम मॉडर्न में एंटर कर चुके हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमने 8th क्लास में जाना है, समझा है। 9th में आते आते क्योंकि हमारी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है, हमें कुछ और जानना होता है, न केवल हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के बारे में, बल्कि हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके बारे में भी हमें जानने का मौका मिलता है 9th क्लास में। जैसे आपने 3 चैप्टर्स ऐसे थे जो 9th क्लास में पढ़े थे। फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री को आधुनिक तौर से देखा जाता है कि आधुनिकता की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से मानी जाती है। एक ऐसा टाइम है जहाँ मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जहाँ मोनार्की रिपब्लिकन की तरफ बढ़ती है या डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ती है, जहाँ राजा रानी महाराजा राज्य साम्राज्य से हम बढ़कर देश की तरफ, नागरिकता की तरफ, राइट और फ्रीडम, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखने को मिलती है। और जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो क्या था? इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी।
ये तीनों चीजें फ्रांस ने हमें दी है। पूरे विश्व को अगर ये चीजें मिली है तो ये फ्रांस से मिली है। बाद में हम सोशलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। रशियन रेवोल्यूशन को हमने जाना कि कैसे समाज के हर एक तबके के लोग मिलकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और सिस्टम को चेंज करते हैं। लेनिन के बारे में हमने उसमें देखा, कार्ल मार्क्स के बारे में देखा कि कार्ल मार्क्स ने कैसे रशिया और बाकी जो रेस्ट कंट्रीज हैं उनमें सोशलिज्म की भावना को या मार्क्सवादी भावना जिसको हम बोलते हैं उसको डेवलप किया है। उसी में हमने एक डिक्टेटरशिप के बारे में जाना, एक ऐसे रूलर के बारे में जाना जो कहता है कि मैं ही कानून और मैं ही शासन हूँ, मैं ही स्टेट हूँ। और उसके काम आज भी जब हिटलर के बारे में बात करते हैं, जब उस राजा के बारे में बात करते हैं, उस डिक्टेटर के बारे में बात करते हैं तो रूह कांप जाती है, जिसने लाखों लोगों को गैस चैम्बर्स में, ऐसी जेलों में दफना दिया, मार दिया। ह्यूमैनिटी अपनी जगह है और डिक्टेटरशिप अपनी जगह। ये टाइप ऑफ रूल है, ये टाइप ऑफ रूलिंग है। अगर हम कहें कि मोनार्की अपनी जगह है, डेमोक्रेसी अपनी जगह और डिक्टेटरशिप अपनी जगह है। जहां मोनार्की में राजा शासन का प्रमुख होता है और पब्लिक को एक ऐसा मानते हैं कि राजा का कर्तव्य है प्रजा का ध्यान रखना। ठीक इसके उलट जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जनता प्रमुख हो जाती है, पब्लिक पहले हो जाती है, राजा या जो शासक होता है वो बाद में माना जाता है। डेमोक्रेसी में जो शासन होता है बाय द पीपल होता है, फॉर द पीपल होता है, फ्रॉम द पीपल होता है। दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। जब मोनार्की की बात करते हैं तो वहां राजा रानी प्रमुख होते हैं, लेकिन जब बात डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वह पब्लिक प्रमुख हो जाती है। बट जब बात हम करते हैं डिक्टेटरशिप की, जब बात करते हैं हम हिटलर जैसे, नेपोलियन जैसे शासक की, जो सारी सत्ता, पूरा पावर अपने हाथ में रखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में, जैसे 9th में हमने, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फिर हम 10th में आते हैं। 10th में आते ही हमें दोनों चीजों को सिमिलर रखना होता है। हम कंट्री की चीजें भी पढ़ते हैं, साथ ही हम अदर कंट्रीज की चीजें भी पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर था नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के वो कंट्री जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, बाल्कन नेशंस थे, जिनको हमने जाना कि कैसे वो जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया इनके इर्द गिर्द रहते हैं। और इन छोटे छोटे कंट्रीज पर ये बड़े जो कंट्रीज होते हैं, बड़े जो एम्पायर्स होते हैं, ये इनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट बनता है वो नेशनलिज्म की भावना इनके दिलों में जगाता है। इससे ये छोटे छोटे राष्ट्र, जैसे हमने उस समय पढ़ा था जो डोमिनिक कंट्रीज थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, रशिया के पास के जो कंट्रीज थे, सर्बिया और जो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म की भावना डेवलप होती जाती है और ये अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसी में हमने देखा इटली जो कई छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। इसी तरह हमने जर्मनी को देखा। जर्मनी भी जो हंगरी और ऑस्ट्रियन एम्पायर था उसके आसपास ये अपने आप को सरवाइव किए हुए था। जर्मनी का बिस्मार्क के अंडर में एकीकरण होता है। कावूर, गैरिबाल्डी और मेजनी, इन तीनों के अंडर में इटली का एकीकरण होता है। ये सब चीजें हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद कैसे। ये तो देखो हमने विश्व को देख लिया कि विश्व में नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान फ्रेंच रेवोल्यूशन का रहा है। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बढ़ते बढ़ते, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना, उसके बाद में वापस से वही नेपोलियन का आना हुआ, नेपोलियन वहाँ का सम्राट बनता है
और वो सभी राष्ट्रों में नेपोलियन कोड लागू करता है, एक कानून लागू करता है जो 32 प्रकार के 32 टाइप्स के जो टैक्स थे उन सबको खत्म करके केवल गिने चुने टैक्स रखता है। तो इससे क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है, लोगों में एक सिमिलर थिंकिंग डेवलप होती है, और सिमिलर थिंकिंग डेवलप होने का सीधा सा मतलब नेशनलिज्म है। कोई एक ऐसी चीज जिसके पीछे पूरा राष्ट्र खड़ा हो जाए, जैसे आज तिरंगा, तिरंगा झंडा जहां भी होता है तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शहर में रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, क्यों उस झंडे के नीचे सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं? क्योंकि उसमें एक फीलिंग है यूनिफिकेशन की। ये यूनिफिकेशन तो यूरोप का है, लेकिन भारत में कैसे हुआ, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, हिस्ट्री के जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं 6th क्लास में, 5th तक तो ईवीएस होती है, 6 में आते ही हम ईवीएस को एसएसटी के रूप में जानते हैं, और एसएसटी में वहां 3 सब्जेक्ट हमारे साथ जुड़ जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री की बात कर चुके हैं। ज्योग्राफी में क्या होता है, सबसे पहले मेन टर्म्स हमको जाननी होती है, ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड क्या है, मेजर डोमेन्स क्या है, मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में, लेयर्स क्या है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इनके बारे में जानते हुए हम 7th में आते हैं। तो फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम जानते हैं, सेटलमेंट्स क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको जानते हैं। 8th क्लास में आते ही जो हमने 7th में पढ़ा था उसका थोड़ा सा ब्रॉडली हम यहाँ पढ़ते हैं। इसमें हम फॉरेस्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर देखते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज, इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं। इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे यहाँ डेवलप हो रही हैं, कैसे डेवलप हुई है। जैसे हमने 8th क्लास में हिस्ट्री में भी जैसे हमने टिस्को के बारे में पढ़ा था, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, और ज्योग्राफी में ही हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, पावर मिनरल्स है ना, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तीनों रिसोर्सेज के बारे में हमने वहां पढ़ा है। 9th में जब ज्योग्राफी में हम एंटर करते हैं तो 9th में हमें मेजरली इंडिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो हमें, फिजिकल फीचर्स है वो हमें, इन सब चीज़ों को हमें जानने का मौका मिला। और बहुत 9th का जो ज्योग्राफी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्लास वाइज हर एक क्लास की ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है। बट इतना सा आपको मैं बताऊं, जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो वहाँ हम एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज जरूर लेते हैं। तो समझिए इन चीज़ों को कि ये चीज़ें आगे जा करके हमारे कितना काम आती है, इसलिए यहाँ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डीपली देखिए। 10th में जो ज्योग्राफी है ये थोड़ा ब्रॉड हो गई, वहाँ से आपको थोड़ा सा ब्रॉडली जानने को मिलेगा। जो 9th में हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट स्टेप आपको 10th में मिलेगा। बात जब सिविल्स की करते हैं तो जिस तरह से हमने 6th क्लास में पढ़ा, बेसिक टर्म जानी, 7th में हमने फिर गवर्नमेंट क्या है, हमारी अथॉरिटीज क्या है, हमारे राइट्स क्या है, इनके बारे में जाना। 9th में आते आते हमने डेमोक्रेसी के बारे में जाना, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के कितने फॉर्म, शासन के, रूलिंग के कितने फॉर्म है, वो सब हमने जाना। 10th में जो हमने 9th में पढ़ा है उसी का ब्रॉड आप 10th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, 8th क्लास तक इकोनॉमिक्स नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। मनी, मार्केट, सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हम 9th में 8 से पहले जान लेते हैं, 9 से पहले जान लेते हैं। 9th में हमें थोड़ा बहुत जानकारी दी जाती है, कुछ चीज़ें हम समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन जब 10th में आते हैं तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाती है इकोनॉमिक्स। फिर भी इतना नहीं है जितना 11th 12th में होता है, हल्का सा आपको लाइटली देखना होता है, लाइटली समझना है। ये चारों सब्जेक्ट के बारे में मैंने एक इंट्रो आपको क्लास दी है। नेक्स्ट जब हम पढ़ने जाएंगे, यहाँ जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ज्योग्राफी का है, कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें रिसोर्स डेवलपमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये हमने 8th क्लास में पढ़े हैं। इसको हमें नेक्स्ट स्टेप में पढ़ना है। नेक्स्ट
सिविक्स, सिविक्स में ये चैप्टर्स हैं, फर्स्ट पावर शेयरिंग, सेकंड फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, एंड लास्ट पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। इन सब चीज़ों के बारे में हम सिविक्स में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकेंड चैप्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, देन नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्क लाइफ एंड लेजर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, नोवेल, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। ये डेफिनेटली आप समझ लीजिए 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने में इतना मज़ा आने वाला है। एक तो हम अदर कंट्रीज के बारे में, यूरोप के बारे में जाना हमने, और जानेंगे आगे। जो हम 8th क्लास में आप सुनते आ रहे होंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप सुनते आ रहे होंगे औद्योगिक क्रांति, कि औद्योगिक क्रांति क्या है। वो औद्योगिक क्रांति जहाँ से पूरे वर्ल्ड में एक बूम आ गया, प्रोडक्शन में एक बूम आया, इकोनॉमी में एक बूम आया, अचानक से मशीनरी डेवलप होती है। जो काम हम हाथों से करते आ रहे हैं वो काम अब मशीनों से होना शुरू हुआ। तो देखो हर एक चीज पे इफेक्ट होता है उसका। जब मशीनें उत्पादन करने लगती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट होते हैं। अब प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए हमारे पास डिमांड होना जरूरी है। डिमांड होगा कब? जब मार्केट होगा। मार्केट कब होगा? जब डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट पॉपुलेशन के बिना नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, शहरीकरण बढ़ता है, नगरीकरण, है ना, अर्बनाइजेशन होता है। नगरीकरण होने से पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की वजह से चीज़ों की मांग होती है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है। और प्रोडक्शन कब होगा? जब मशीनें होंगी, और मशीनों का इन्वेंशन होता है। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरे विश्व को एक नया रास्ता दिया आगे बढ़ने का। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, हिस्ट्री। और उसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डेवलपमेंट, विकास क्या है, विकास की रूपरेखा क्या है, इसको हम जानेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी एंड कंज्यूमर राइट्स। कुछ चीज़ें यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आगे आपको कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है, जरूर नोट करिए। पेन पेपर अपने साथ में रखिए। फर्स्ट चीज़ जो आपको नोट करनी है, मैं भी आपके साथ नोट कर रहा हूँ, फिर अपनी क्लास समाप्त हो जाएगी यहाँ से। पहली चीज़ नोट करिए, आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना है। क्लास के अकॉर्डिंग सभी को टाइम शेड्यूल दे दिया गया है, उसको नोट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करिए। फर्स्ट चीज़ टाइम शेड्यूल हो गई। सेकंड चीज़ डेली रूटीन। थर्ड चीज़ जो आपको होमवर्क दिया जाए डेली, उसको आपको कंप्लीट करते रहना है। फोर्थ चीज़ जो भी एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाती है उसे कंडक्ट करते रहना है और फीडबैक देते रहना है। 5 जो हम बात करते हैं डाउट नट की, एक अलग से आप नोटबुक बना लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, 10-15-20 पेज हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। एसएसटी से रिलेटेड, चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब भी आप कोई चैप्टर, जैसे आज हमने कोई चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद आप उसको रिवाइज करिए। फिर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई है, इन चीज़ों को मुझे वापस से डिस्कस करना है, उसको आप उस नोटबुक में नोट करिए। तो जैसे रेगुलर क्लास होती है उसके अलग टाइम में, उसके अलग शेड्यूल में हम डाउट नेट की क्लास वीक में एक जरूर करेंगे। एक क्लास 30 मिनट की, 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होगी। वो 30 मिनट की जो क्लास होगी उसमें वो मेरे लिए नहीं होगी, वो आपके लिए होगी। आप उसमें अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो डेली रूटीन की क्लास से एक्स्ट्रा होंगे।
आप डेली रूटीन की क्लास में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन वो ऐसे होंगे जैसा हमने आज चैप्टर पढ़ा है, बाद में हमने उसको रिवाइज किया है, फिर क्या चीज है जो हमारे समझ में नहीं आई है जो हम अलग से पूछें। इन चारों पांचों चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट चीज मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट, टाइम शेड्यूल नोट कर लीजिए, कब कब कौन कौन सी क्लास होनी है। सेकंड, डेली रूटीन बना लीजिए, इतने बजे हमारी क्लास है, उससे पहले हमें ये सब काम कर लेना है। क्लास होने के बाद में जब 3 क्लास हो जाएगी उसके बाद में हमें क्या क्या करना है। थर्ड, होमवर्क का आप रेगुलर रखिए, ध्यान रखिए। फोर्थ, जो भी एक्टिविटीज आपसे करवाई जाती है उसका फीडबैक आप जरूर दीजिए। और पांचवी चीज मैंने बताई, डाउट नट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और चीजों के बारे में जानेंगे और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कोई चीज पूछनी हो, जाननी हो, 2 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। 11-10 से आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो हम क्लास को यहाँ